जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा बिंदु है रेगिस्तान में जीवन, कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 9। तो इसके अंतर्गत है कि रेगिस्तान में जीवन कैसे जीते हैं लोग, वहाँ पर रहते कैसे हैं स्टूडेंट्स। कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कि पीने के लिए पानी नहीं हो और खाने के लिए अन्न नहीं हो और मतलब एक तरीके से विरल वनस्पति पाई जाती है, उस स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं, जहाँ पर कुछ भी पैदावार नहीं होती। और ये रेगिस्तान दो तरह के होते हैं। रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ठंडे स्थान में भी विरल वनस्पति होती है, कुछ पैदावार नहीं होती, तथा गर्म स्थान में भी कुछ पैदावार नहीं होती। तो ऐसे ही दो स्थानों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और ये हमारी कंपटीशन क्लासेज के हिसाब से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और 7th का बच्चा भी इसको देख सकता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा। तो ये गर्म रेगिस्तान सहारा है। तो ये सहारा का रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। और यह जो सहारा रेगिस्तान है, तो ये सहारा रेगिस्तान यह है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, विश्व है, उसमें सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बन जाता है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और यह कितने भाग पर फैला हुआ है? तो यह 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह रेगिस्तान फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान मतलब जो सहारा रेगिस्तान है वह है 11 देशों से घिरा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। और इन देशों के नाम है जैसे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा, ये इन देशों से घिरा हुआ है। अब जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं, तो रेगिस्तान के बारे में सोचते ही हमारे मस्तिष्क में कैसी संरचना आती है? ऐसी संरचना आती है कि मतलब जहाँ रेत हो, बालू हो, ऐसे स्थान, मतलब ऐसी संरचना आती है। और जैसे मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका हुआ हो, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से अधिक ऊंची है। फिर नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान में जलवायु। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले लोग, मतलब कैसी जलवायु है वहां पर, कैसे मौसम रहता है। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? तो सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है वो अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। तो शुष्क और गर्म जलवायु है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए ही होती है, मतलब थोड़े समय के लिए वर्षा होती है और कभी कभी तो नहीं भी होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, मतलब बादल नहीं होते और निर्मल आकाश होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती जाती है। दिन में अविश्वसनीय रूप से गर्म होती है। दिन के समय मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और दिन के समय जो तापमान होता है वह 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है सहारा रेगिस्तान में।
जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ बहुत गर्मी हो जाती है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है और सहारा रेगिस्तान की रातें कैसी होती है? बहुत ज्यादा ठंडी होती है तथा तापमान जो गिरकर हिमांक बिंदु से मतलब 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है रात के समय सहारा रेगिस्तान का तापमान। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान मतलब आज के समय में जो हम सहारा रेगिस्तान देखते हैं वह पहले पूर्णतः एक हरा भरा क्षेत्र था, एक तरीके से हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है, सहारा रेगिस्तान में जो गुफाएं मिली है उनमें प्राप्त चित्रों से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। भाई नदियां पाई जाती है कि वहां जाहिर सी बात है मगर भी पाए जाते हैं तथा हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश बना दिया। मतलब पहले आज का जो सहारा रेगिस्तान है वह पहले एक हरा भरा क्षेत्र था, एक हरा भरा मैदान था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यह बहुत ज्यादा शुष्क और रेतीले क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। फिर नेक्स्ट है वनस्पति एवं प्राणी जात। सहारा में कैसी वनस्पति पाई जाती है तथा प्राणी जात कैसे प्राणी पाए जाते हैं? तो सहारा रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है उसमें कैक्टस, खजूर के पेड़ मतलब ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो पानी की कमी से भी जीवित रह सके। ऐसे पौधे सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ज्यादातर कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं, जैसे एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान जैसे खजूरों के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लक्कड़ बग्गा, सियार, लोमड़ी, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव है। और स्टूडेंट्स आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। मछलियों के और मगर के कंकाल यहाँ पर वैज्ञानिकों को मिले हैं सहारा रेगिस्तान में। अब नेक्स्ट है लोग। तो सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? तो सहारा रेगिस्तान के लोगों का जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? कष्टकारी जलवायु है, लेकिन कष्टकारी जलवायु होते हुए भी यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं और जो अलग अलग क्रियाकलापों में भाग भी लेते हैं। इनमें है सहारा रेगिस्तान की जो जनजातियां है ये है। अब जो लोग निवास करते हैं इनमें देखो बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति है या सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले लोग कौन से है या क्या कहलाते हैं? तो बेदुइन एवं तुआरेग कहलाते हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी मतलब चलवासी जनजाति का मतलब होता है कि एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, चलायमान जीवन व्यतीत करते हैं, ये एक स्थान पर ठहर कर नहीं रहते। तो ये लोग क्या करते हैं? बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं और इन पशुओं को पाल कर ये क्या करते हैं? इनको दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल आदि बनाते हैं और इनसे चमड़ा प्राप्त करते हैं। पशुओं के जो बाल होते हैं उनका उपयोग ये चटाई बनाने के लिए, कालीन बनाने, कपड़े बनाने, कंबल बनाने इनमें ये प्रयोग करते हैं। धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग क्या पहनते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं, मोटे वस्त्र पहनते हैं, धूल भरी आंधियों से इनसे बचने के लिए। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद
करती है। सहारा में जो मरुद्यान और मिस्र की जो नील नदी की घाटियां है वो लोगों के निवास के लिए क्या करती है, मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। तो कैसे, कौन कौन सी? चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का मतलब तेल का उत्पादन कहाँ होता है? अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मतलब विश्व में तेल की बहुत ज्यादा मांग है और ये जो सहारा रेगिस्तान में ये जो देश है इनमें तेल का उत्पादन होने की वजह से इन लोगों में मतलब यहाँ पर रहन सहन में इनमें काफी परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग भी बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान अब ट्रक ले रहे हैं। पहले ऊंट काम आते थे, अब ट्रक काम आने लगे। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां तेल एवं गैस कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। मतलब तेल एवं गैस के उसमें नौकरी ढूंढते हैं। और स्टूडेंट्स, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाते हैं। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास ही निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट रेगिस्तान की बात करेंगे, ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। तो लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित है और यह एक ठंडा रेगिस्तान है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख कैसा रेगिस्तान है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, मतलब वहां पर बर्फ जमी हुई है। इसके उत्तर में जो ये लद्दाख रेगिस्तान है, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणियां। एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत स्थित है तथा इसके दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां भी बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। लद्दाख से होकर जो नदियां बहती है उनमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियां एवं महाखड्डों गार्ज का निर्माण भी करती है। लद्दाख में अनेक हिमालय जैसे ग्रेंगी हिमानी आदि। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर, कारगिल में कितनी है लद्दाख की ऊंचाई? 3,000 मीटर तथा काराकोरम में इसकी ऊंचाई 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। काराकोरम में कितनी पाई जाती है? 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। ये अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और कैसी होती है? शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। गर्मियों की ऋतु में
यहाँ का जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है, एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला मतलब शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला और मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। शीत ऋतु में लद्दाख में तापमान हमेशा -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है, मतलब न के बराबर होती है। मुश्किल से यहाँ 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है, मतलब यहाँ पर बर्फीली हवा भी चलती है तो तेज जलाने वाली सूर्य की जो किरणें पड़ती है उसका भी अनुभव होता है। ये मतलब हम जानकर ये एक आश्चर्य की बात है कि हम इस तरीके से बैठ जाए कि हम आधा शरीर हमारा धूप में है और आधा छाया में है, तो हम एक साथ मतलब तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं, एक साथ मतलब दोनों रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। लद्दाख को स्टूडेंट्स खा पा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिम भूमि, मतलब बर्फ की भूमि। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तो लद्दाख में कैसी वनस्पति पाई जाती है एवं कैसे प्राणी पाए जाते हैं? तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति बिल्कुल विरल पाई जाती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती है, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण वनस्पति नहीं पनप सकती, बर्फ जमी रहती है वहां पर हर समय। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। तो लद्दाख में पक्षियों की कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है? इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, एक विशेष प्रकार के कुत्ते आदि इसमें पाए जाते हैं। और इन पशुओं को यहाँ पर दूध एवं मांस तथा बोझा ढोने के लिए इनको पाला जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूत नामक ऊन के लिए इसका शिकार किया जाता है, और यह ऊन वजन में बिल्कुल हल्की होती है। और लद्दाख में नेक्स्ट देखते हैं, लद्दाख में लोग, तो लद्दाख में तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासी होते हैं। लद्दाख के निवासी और तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों में काफी कुछ समानताएं पाई जाती है। यहाँ के लोगों का मतलब कदकाठी एक तरीके के से तिब्बत और मध्य एशिया के लोगों से मिलती जुलती होती है। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध धर्म के हैं, और वास्तव में लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ भी स्थित है, और जो कि परंपरागत रूप से इनको गोम्पा कहते हैं। इन मठों को कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिक्से, से एवं लामारू। ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित बौद्ध मठ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु यहाँ की इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को क्या रखते हैं? व्यस्त रखते हैं, बिजी रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा
होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। और यहाँ लद्दाख में यहाँ पे क्रियाकलाप का मतलब मुख्य कार्य पर्यटन है। लोग दूर दूर से यहाँ पर लद्दाख को देखने आते हैं। यहाँ की जलवायु इतनी विरल है कि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। और यहाँ पर देश विदेश के अनेक पर्यटक आते हैं जो गोम्प दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर और उत्सवों एवं अनुष्ठानों का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर जीवन शैली में काफी परिवर्तन भी हो गया है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। कितने दर्रों से गुजरता है मनाली लेह राजमार्ग? 4 दर्रों से। रोहतांगला, बारालाचाला, सुनगालाचाला एवं टंगलंगला, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। इसी के साथ आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और क्लास 7th की बुक भी कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए पशु परिचर की भर्ती के लिए जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे कवर करवाऊंगी और उसको स्टार्ट करेंगे। पशु परिचर की टॉपिक वाइज हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।